तो दोस्तों, जॉब नगर 2.0 में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप भी जॉब नगर 2.0 के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए। संपूर्ण प्रश्न एक साथ वीडियो में संकलन करके आपको दे दिया जाएगा। तो साथियों, चलिए अब शुरू करते हैं अपना पठन पाठन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। जो मूल अधिकार टॉपिक की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 2 वीडियो बना के आपको दिया है। आज हम तीसरी वीडियो है और यह है लास्ट। इसमें हम कुछ प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। तो संविधान में जो मूल अधिकार है उसमें हमारा जो यह प्रश्न है, इस वीडियो का पहला प्रश्न और इस टॉपिक का 49 प्रश्न। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अब प्रश्न में दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियों की स्थापना की गई है। तो साथियों देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद पूछा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियों की स्थापना की गई है, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपाधि प्रदान की जाती है। तो आपका देखिए जो ऑप्शन में दिया गया है, जो विकल्प दिया गया है, इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी आप क्या लगाएंगे, डी विकल्प, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और देखिए कोई भी जो विकल्प ऊपर दिया गया है 3, उन विकल्पों में से कोई नहीं है। तो है क्या, किसमें कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत अलंकृत उपाधियां दी जाती हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है, किस अधिकारी के पास जा सकता है। 50 नंबर का प्रश्न है। देखिए हमने आपको बताया है कि यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब मूल अधिकार से है। आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता मूल अधिकार में ही निहित है। तो यदि मूल अधिकार से संबंधित कुछ भी दिक्कत हो, आपको मूल अधिकार से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो उसको, उस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, उस अधिकार को पाने के लिए आप कहां जाएंगे, अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाएंगे। क्या, 5 रिट जो होती है वो 5 रिट दायर करने के लिए जाएंगे। तो आपका विकल्प क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में आप जाएंगे। आपका विकल्प डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि किसके कार्यकाल में संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा। देखिए हमारा जो मूल अधिकार, जो मूल संविधान है, जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार था। लेकिन एक संशोधन किया गया, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब किया गया, उस समय जो सरकार थी वह मोरारजी देसाई, यानी आपका विकल्प जो डी है वही सही होगा। मोरारजी देसाई की सरकार थी। उसी दौरान 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इस संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया 300 का के तहत। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए है, अगला प्रश्न दिया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिकाएं क्या करती हैं मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए। अभी हमने आपको बताया है कि यदि आप मौलिक अधिकार को जारी करवाना, लागू करवाना चाहते हैं, यदि आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और 226 के अनुसार हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। जो यह रिट शब्द है इसी को हम हिंदी में लेख कहते हैं। तो लेख जारी कर सकती है, मतलब मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिकाएं क्या कर सकती हैं, लेख जारी कर सकती हैं। आपका जो विकल्प सी है वह सही हो जाएगा। लेख यानी रिट। रिटें कितने प्रकार की होती हैं, रिटें 5 प्रकार की होती हैं। जो हम रिटें दायर करेंगे वह रिट कितने प्रकार की होगी, 5 रिटें होती हैं। पहला कौन सा है, अधिकार परीक्षा, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा परमादेश, चौथा उत्प्रेषण और 5वां आपका अंतिम कौन सा है, प्रतिषेध। तो इस प्रकार से 5 रिटें हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अब हमें विकल्प देखना पड़ेगा। क्या विकल्प में दिया है, संसद 2/3 बहुमत से स्थगित कर सकती है। क्या आपके मौलिक अधिकार को संसद स्थगित कर सकती है, कतई नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट के समय स्थगित कर सकता है, यह सही है। पिछली जो भी वीडियो हम बनाए हैं उसमें भी हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो आपका जो मौलिक अधिकार है उसको स्थगित कर सकता है 358 के आधार पर, लेकिन अनुच्छेद 358 के आधार पर। लेकिन क्या है कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति भी स्थगित नहीं कर सकता है। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति को ये पावर है कि वह
वह चाहे तो राष्ट्रीय संकट के समय पर स्थगित कर सकता है। इसलिए आपका विकल्प जो बी है वह सही होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दिया है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार है, तो यह अधिकार देखिए अभी चर्चा हुई है, बार बार चर्चा उस प्रश्न पर की जा रही है कि जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और किसके लिए जाएंगे, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जाएंगे। यदि हमारे मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन कर रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस प्रश्न का जो विकल्प बी है अनुच्छेद 32 के द्वारा दिया गया है, तो यह विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे अब चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू कराने का उत्तरदायित्व है। देखिए हमने अभी बताया आपको कि आप 32 के अनुसार मतलब अनुच्छेद 32 के अनुसार कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अनुच्छेद 226 के अनुसार कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। यानी आप यदि मौलिक अधिकार को लागू कराना चाहते हैं, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे और उच्च न्यायालय भी जाएंगे। तो इस तरीके से आपका विकल्प जो डी है वह सही होता है, ए तथा बी दोनों का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि तो यह प्रश्न जो हमारा है, इस समय संपत्ति का अधिकार है। इस समय वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार हमारा क्या है, केवल और केवल कानूनी अधिकार। आपका विकल्प ए सही होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में सिखों को कृपाण पहनने की अनुमति, उन्हें ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो हमारा संविधान में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आप अपने धर्म को मानने का, प्रचार प्रसार करने का और उसको मनाने का हर प्रकार से आपको अनुच्छेद 25 अनुमति देता है। तो अनुच्छेद 25 मतलब क्या है, भारत में सिखों को कृपाण पहनने की अनुमति किसके अंतर्गत है, यही प्रश्न पूछा है। तो आपका विकल्प क्या है, सी है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है वही सही हो जाएगा। क्योंकि सिखों में कृपाण धारण करना और पगड़ी धारण करना यह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको रखा गया है, जो अनुच्छेद 25 में निहित है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणों में से कौन सा गलत है। देखिए इसमें गलत पहचानना है। तो पहला विकल्प दिया है कि साधारण कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार अति पवित्र है। तो यह विकल्प क्या है, यह विकल्प एकदम सही है। मौलिक अधिकार की लड़ाई हम लड़ सकते हैं, बल्कि कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में, मतलब कानूनी द्वारा जो अधिकार हमें प्राप्त है उसकी लड़ाई हम लड़ने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो हमारा मूल अधिकार है उसको हम लड़ लेंगे। उसके बाद आगे क्या दिया है, बी वाले में, दूसरे विकल्प में, मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो यह भी तो सही है, मतलब मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक नियम और कंडीशन के अनुसार। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, कौन सा गलत है दिया है, कौन सा गलत है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, प्रश्न नहीं, अगला विकल्प दिया है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। एकदम सही है, मौलिक अधिकार न्याय संगत है, उसको हम सर्वोच्च न्यायालय और इसमें हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में हम लागू कर सकते हैं, उच्च न्यायालय के माध्यम से हम लागू करा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें पूछा है प्रश्न में कि कौन सा प्रश्न गलत है, कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो हम क्या डालेंगे, विकल्प डी, मतलब कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपबंध है, गैर नागरिकों को उपबंध है। तो देखिए हमारा जो विकल्प डी है, संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता। तो संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता जो है यह गैर नागरिकों को भी है। उसके साथ साथ हमारा संविधान अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21,
अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 यह सभी अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है। इन जो भी हमने अनुच्छेद बताया है, इन अनुच्छेद के तहत सभी जो गैर नागरिक हैं भारत के, वह भी अपना अधिकार पा सकते हैं। मतलब कि वह भी कहीं, जैसे 25, 26 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक, तो वह भी अपना कर सकते हैं। फिर उसके बाद 24 क्या है, 24 है शोषण से संबंधित, तो उनका भी शोषण होगा तो वह भी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके से है, तो इस तरीके से आपका विकल्प कौन सा, डी वाला सही होता है, संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता। ठीक, ये गैर नागरिकों को भी मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर में। अगले प्रश्न में दिया है, यह निर्णय करने का अधिकार किसे है कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं अथवा नहीं। देखिए, उचित हैं अथवा नहीं उचित हैं, मतलब आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, यह निर्णय करने का अधिकार किसे है, मतलब यह किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास यह अधिकार है कि जो नागरिकों पर मौलिक अधिकार लगाए जा रहे हैं, यह सही है या गलत है। संसद क्या करता है, संसद करती है कि संसद का काम है कानून बनाना। तो कानून बनाकर जब भी संसद पास करती है तो उसका जो पुनर्विलोकन होता है वह कौन करता है, समीक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो संसद द्वारा बनाए गए विधि की समीक्षा यानी न्यायिक पुनर्विलोकन कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो यह देखिए अनुच्छेद 137 के आधार पर करता है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो विकल्प सी है न्यायालयों को, तो यही सही होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया यह निर्णय करने का अधिकार किसे है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं अथवा नहीं है। यह न्यायालय बताएगा कि आप जो नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, यह सही किए हैं या गलत किए हैं, यह न्यायालय बताता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध का अधिकार किसे प्राप्त है। देखिए, न्याय संगत प्रतिबंध का अधिकार हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि मौलिक नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, संसद लगा सकता है। अनुच्छेद 33 के आधार पर कौन लगा सकता है, संसद। जैसे क्या है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध, देखिए समझने का, शब्द को समझने का प्रयास करिए। जो नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य होता है वह राष्ट्रपति भी करता है, लेकिन न्याय संगत मतलब एक विधि बनाकर, जो आपका एक मौलिक अधिकार है, एक विधि और नियम बनाकर उस मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाए या प्रतिबंध उस पर लगा दिया जाए, यह कार्य किसको है, संसद को है। संसद तो कर देगा अनुच्छेद 33 के तहत, लेकिन पुनर्विलोकन मतलब यह सही है, न्यायिक पुनर्विलोकन यह सही है या गलत है, यह सर्वोच्च न्यायालय के जिम्मे है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अब आगे हम क्या करेंगे, ऑप्शन से मिलान करेंगे। ऑप्शन से मिलान करने के बाद हमारा उत्तर जो होगा उसी को हम चुनेंगे। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। सभी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। यह सही है। आपका विकल्प जो ए है यह सही है कि राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। देखिए, जब राष्ट्रीय संकट आता है, सभी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में नहीं, केवल राष्ट्रीय संकट पर, मतलब अपने राष्ट्र पर जब संकट आता है तो उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा स्थगित, केवल राष्ट्रपति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। उसके बाद आपका मौलिक अधिकार आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अब देखिए अंतर्गत क्या है, या जो 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। मनुष्यों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके अंतर्गत मनुष्यों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह सही है, प्रतिबंध लगाया गया है। बिना मतलब कि बेगार यानी बिना मजदूरी के काम लेने पर प्रतिबंध, यह भी सही है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों, खदानों इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध, यह भी सही है। शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत यह तीनों ऑप्शन आता है, यानी उपरोक्त सभी हम कह सकते हैं। देखिए,
अनुच्छेद 23 के आधार पर जो दास प्रथा समाप्त हुई है और जो वेश्यावृत्ति होती है, मतलब वही मनुष्यों के क्रय विक्रय, मनुष्य से यह अर्थ होता है कि केवल पुरुष जाति नहीं, महिला और पुरुष जाति दोनों हो जाती हैं। तो जो वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया है, जो दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, यही है। उसमें मानव के अंगों का व्यापार जो होता था उसको पर भी प्रतिबंध किया गया है। तो उसके बाद देखिए, और अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष के बालकों को कहीं भी कामकाज के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। देखिए लिखा है कारखानों और खदानों में काम पर नहीं लगा सकते हैं। तो यह सभी जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। देखिए कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है, यही पूछा है। तो देखिए कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त किया गया है, अब आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, बिना शास्त्रों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। देखिए यह तो है संपत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता, यही समाप्त कर दी गई है। यह क्या है, यह समाप्त कर दी गई है। यह अब जो है संविधान के संशोधन 44वें संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है 300 का के अंतर्गत। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसी दौरान इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। चलिए अब देखिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है, किस आधार पर हम इसे सीमित कर सकते हैं। देखिए अब हम चारों विकल्प को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे। राज्य की सुरक्षा के हित में, हाँ सही है, यदि राज्य की सुरक्षा की बात हो रही है तब भी हम सीमित कर सकते हैं। दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधी के आधार पर, यह भी है। अगर हमारा संबंध किसी दूसरे देश से मित्रतापूर्ण बन रहा है और किसी एक स्वतंत्रता के अधिकार को हमें सीमित करना है तो हम कर सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, हाँ सार्वजनिक जो जनता के हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी हम इसको सीमित कर सकते हैं। तो आपका विकल्प होगा उपरोक्त सभी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार दिया है। समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार मतलब क्या है, समानता का अधिकार क्या है, अब हम विकल्प देखेंगे। राज्य द्वारा महिलाओं, बच्चों एवं तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है, यह गलत है। राज्य के निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति देता है, यह भी गलत है। राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति देता है, यह विकल्प एकदम सही है। तो इस तरीके से समानता का अधिकार में यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का विकल्प सी सही होता है। इसमें देखिए क्या हुआ, ये अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता है, उसके बाद 17 है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है, फिर 18 उपाधियों का अंत है। तो इस तरीके से आप जो है समानता का अधिकार है इस तरीके से है, जिसमें राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति, जो यह विकल्प है यह एकदम सटीक बैठता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार मूल संविधान का भाग थे। मतलब यह विकल्प आपका एकदम सही, ए वाला एकदम सही है। जो भारत में नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है, या भारत का जो संविधान है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक निहित है, और यह जो मूल संविधान था, मूल संविधान में ही इसका वर्णन है, इसको अलग से कहीं से डाला नहीं गया है, जोड़ा नहीं गया है, यह मूल संविधान का ही भाग है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार का सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई है। तो साथियों यह देखिए आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा यह होगा संपत्ति का अधिकार। देखिए मामला क्या था कि जब संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था, जो मूल संविधान है, मूल संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था। यदि जब भी
तो क्या होता था, जब भी सरकार सार्वजनिक निर्माण के लिए जब सरकार क्या करती थी, भूमि अधिग्रहण करती थी, तो हम क्या करते थे कि सरकार के खिलाफ मुकदमा कर देते थे। तो इस तरीके से, क्योंकि वह हमारा एक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार हमारा एक अधिकार था। कहीं भी हो, सड़क बनवाना हो, तब भी लोग क्या करते थे, जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार होने के नाते केस कर देते थे, मुकदमा कर देते थे। यदि कहीं पर स्कूल बनवाना है या कोई भी ऐसा काम हो जो सार्वजनिक निर्माण के लिए, सार्वजनिक हित के लिए सरकार करना चाहती थी और उसमें भूमि अधिग्रहण करके वहाँ पर कुछ बनवाना चाहती थी, तो लोग जाकर क्या करते थे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत मुकदमा कर देते थे। तो इस वजह से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के दायरे से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, लिखा है कि कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अभी बात हुई है संपत्ति का अधिकार, ठीक। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो भाई मौलिक अधिकार नहीं है, तो यह क्या मौलिक अधिकार नहीं है? इन अधिकारों में से, निम्नलिखित मतलब क्या हुआ कि जो नीचे लिखा गया है, इन अधिकारों में से शोषण के विरुद्ध आपका मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन जो हड़ताल करने का अधिकार है, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अन्यथा नहीं तो क्या करते हैं लोग, हड़ताल करने के लिए भी कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले जाते हैं कि हमें हड़ताल करना है या हमारा मौलिक अधिकार है, आज हम हड़ताल करने के बहाने काम पर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से उसको क्या किया गया, उसको मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया। चलिए देखिए अब अगले प्रश्न पर, मूल अधिकार द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल देखिए मूल संविधान का मतलब क्या है, जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, यही पूछने का मतलब है इस प्रश्न का, और वर्तमान में अब कितने हो गए। तो देखिए जो मूल संविधान था उस समय कितने थे मौलिक अधिकार, हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, 7 श्रेणियों में विभक्त थे, लेकिन वर्तमान में एक कम हो गया। 44वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया, जो आपका ये संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया। तो अब हमारा 7 अधिकार में से कितने अधिकार बचे, 6 अधिकार बचे। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प डी है, 6 श्रेणियां हैं। अब संविधान में कितनी श्रेणियां हैं, 6 श्रेणियां हैं, यही आपका आंसर सही होगा। इस प्रश्न का विकल्प डी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न दिया है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। देखिए निलंबित रहते हैं, कौन से निलंबित रहते हैं, आपका जो मूल अधिकार है वह निलंबित रहेगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपात लागू होगा तब मूल अधिकार आपका निलंबित रहेगा। लेकिन याद रहे 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए मूल अधिकारों को छोड़कर शेष मूल अधिकार आपके निरस्त हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या यानी कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा। तो अनुच्छेद जो 24 है, अनुच्छेद 24 उसमें दिया गया है, अनुच्छेद 24 आपका विकल्प ए सही है, बार बार इसको बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो यह है अनुच्छेद 24 में दिया गया है, अभी प्रश्न गया है, तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होता है, 14 साल से जब कम उम्र का बच्चा है तो आपके संविधान में लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, वह उसका मूल अधिकार है। लेकिन यदि 14 साल से कम उम्र का बच्चा है और आप उसको काम पर लगा दे रहे हैं तो उसके मूल अधिकार का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। जबकि मूल अधिकार में दिया गया है 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा देना है और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, काम पे लगा दे रहे हैं, तो शोषण के विरुद्ध यह हो जा रहा है। तो
इस तरीके से इस प्रश्न का विकल्प जो ए है सही हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। देखिए, संवैधानिक अधिकार यानी विधिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, कौन सा है? आपका डी वाला, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 300 का के तहत एक संवैधानिक अधिकार हो गया है, जबकि इससे जो मूल संविधान था, मूल संविधान में यह क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? 1978 द्वारा क्या हुआ? वह एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न दिया है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है। देखिए, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो अल्पसंख्यक की श्रेणी दी जाती है, जो अल्पसंख्यक की दर्जा दी जाती है, तो किस आधार पर दी जाती है? यही पूछा है, यह प्रश्न में यही पूछा गया है। तो हम आपको बता दें कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर ही हम किसी को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं, किसी धर्म को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 में यह दिया गया है धर्म एवं भाषाओं के आधार पर, यानी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को ही हम क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं, यानी आपका विकल्प जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो भाई मूल अधिकार नहीं है, कौन सा जानते हैं? कार्य का अधिकार। देखिए, हमें अब यह दिमाग में यह नहीं लाना है कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से, मतलब जो नीचे लिखा गया है, जो विकल्प दिया गया है, केवल उसी में से हमें चुनना है। तो इसमें जो कार्य का अधिकार यानी विकल्प ए है वही आपका सही है। आपके जो मूल अधिकार की चर्चा हुई है, इन मूल अधिकारों में आपने कहीं क्या कार्य का अधिकार आपको मिला? कहीं नहीं मिला। आपको कार्य का अधिकार नहीं दिया गया है। आप अपनी इच्छा चाहे कार्य करें चाहे ना करें, यह आपकी अपनी स्वयं की इच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगले प्रश्न पे, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है दिखा है? तो हम क्या करेंगे? पहले कथन पढ़ेंगे। पहला कथन दिया है संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, एकदम सही है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक, यह भी सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, यह भी सही है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत है, यह भी सही है। इसका मतलब यह है, लिखा है प्रश्न में दिया है कि कौन सा सत्य नहीं है कथन। तो भाई यह जो भी 4 कथन दिए गए हैं, 4 के चारों कथन सत्य हैं। 4 के चारों कथन क्या हैं? 4 के चारों कथन सत्य हैं। तो चलिए आप इन चारों कथन को याद कर लीजिएगा और ये समझ जाइएगा कि 4 के चारों कथन क्या हैं? सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है कि मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह दिया है। तो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति जैसे हम यदि कहीं भाषण दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई जनसभा है उसको संबोधित कर रहे हैं, तो कोई आकर उसको रोक देगा यदि हमें यह अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि वाक की जो स्वतंत्रता है, जो बोलने की स्वतंत्रता है, जो भाषण देने की स्वतंत्रता है, हमारे मौलिक अधिकार में है। हमें उसे कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते किसी को हम ठेस ना पहुंचाएं। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि लिखा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना यह गलत है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यही आपका विकल्प सबसे सही विकल्प यही होगा, बी वाला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। आप देखेंगे कि जो भी यदि आप संविधान अभी तक जितना भी मौलिक अधिकार में हमने आपको बताया है उसमें देखे होंगे कि जितने भी मौलिक अधिकार में चर्चा हुई है, 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें से एक निकाल दिया गया, 6 मौलिक अधिकार शेष बचे हैं। इन 6 मौलिक अधिकार में केवल बात हुई है तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को ही सुनिश्चित करने की बात हुई है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो विकल्प बी है यह सही होता है। और देखिए, जो इसे भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? इस मूल अधिकार को भारतीय संविधान का कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीय जनता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ क्या करता है? राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि आप चाहें जहाँ भी दुकान खोल सकते हैं, जहाँ भी कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, सभी प्रकार की छूट इसी आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आपको मिलती है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा अधिकार ऐसा है जो नागरिकों
नागरिकों को नहीं दिया गया है। लेकिन मूल अधिकार में नागरिकों को तो दिया नहीं गया, ठीक है। तो आप देखिए जो आपका ये सूचना का अधिकार विकल्प सी है यही सही है। यह सूचना का अधिकार संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जो 2005 में पारित हुआ था। यह मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के अनुसार क्या है कि अपने धर्म की आप क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प कौन सा 25 वही सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? देखिए आप संविधान पढ़ेंगे लेकिन आपको संविधान में कहीं प्रेस की स्वतंत्रता इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो है जब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही इसको लिखा गया है। यहाँ अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो आपका विकल्प जो डी है 19(1) यही आपका सही विकल्प होगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयाद दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? देखिए कहने का मतलब यह है कि वह अपराध कौन सा है कि यदि आप वह कार्य कर रहे हैं तो सरकार के नज़र में आप बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन सरकार जान रही है कि आप अपराधी हैं, हर तरीके से आप सिद्ध हो रहे हैं कि आप अपराधी हैं, लेकिन उसकी सज़ा आपको नहीं दी जा सकती। कौन सा ऐसा दंड है? तो यह देखिए जो आत्महत्या है, आत्महत्या सी यही सही होगा। आत्महत्या जो है एक अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनुसार आत्महत्या जो है एक आत्महत्या का प्रयास करना ही एक दंडनीय अपराध है। तो यदि व्यक्ति कोई आत्महत्या का प्रयास कर रहा है और वह सफल हो जा रहा है, वह आत्महत्या कर ले रहा है, तो उसको किस बात की और किसको सज़ा दी जाएगी जब वह ऑलरेडी मर चुका है? तो प्रश्न के अनुसार आत्महत्या ही आपका सही होगा। अपराध तो है, दंडनीय अपराध है, लेकिन प्रयास यदि कर रहे हैं और बच जा रहे हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, लेकिन यदि मर जा रहे हैं, घटित हो जा रहे हैं तो आप दंडित, यदि अपराध घटित हो जा रहा है, आत्महत्या हो जा रही है, तो जो अपराध कर रहा है उसको दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह तो मर गया होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा ऐसा है कि जो क्या है कि जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? हमने अभी भी बताया है कि कौन कौन सा अनुच्छेद ऐसा है कि जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, तो उसमें से कौन सा ऐसा है कि जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आप आराम से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपका इसमें विकल्प जो बी है वह सही होता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार 19 का के अंतर्गत या निहित है। यह केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, वह अभिव्यक्त कर सकता है, वह कहीं वाक कर सकता है। यह केवल किसको प्राप्त है? केवल और केवल भारत में जो भारतीय नागरिक हैं उन्हीं को ही केवल प्राप्त है। तो साथियों ये रहा हमारा मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न। 84 प्रश्न अब तक हमने आपको करवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि 84 प्रश्न यदि आप कर लेंगे और बढ़िया से तैयार कर लेंगे तो पूरा कन्फर्म कहते हैं 100% हम गारंटी देते हैं कि कहीं भी जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो प्रश्न अगर मौलिक अधिकार से आते हैं, संविधान से आते हैं, तो यहीं से ही प्रश्न पुटअप किए जाएंगे। मूल अधिकार से अधिक प्रश्न है तो इसी 84 प्रश्नों में से ही प्रश्न बन के आएगा। तो साथियों इसी तरीके से यदि आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से टॉपिक करके हम आपको वीडियो बनाकर देते रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई एकदम सरल तरीके से और अच्छे तरीके से हो सके। फिर मुलाकात होगी किसी